किसानों ने चौथे दौर की वार्ता के बाद जो पेशकश की थी उस पेशकश को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है कि क्या स्वामीनाथन आयोग की जो रिकमेंडेशंस है वो कितनी वायबल है? क्या 23 फसलों पर जो एमएसपी है वो दी जा सकती है? उस पर ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री आरसी गोयल साहब हैं। गोयल साहब, किसान हैं, वो अड़े हुए हैं, दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। सीधे और आसान शब्दों में समझना चाहेंगे, जो स्वामीनाथन आयोग की जो कमीशन है, जो उसमें उन्होंने सिफारिशें की है, कितनी वायबल है अगर आम इंसान उसको समझना चाहे? देखो, उनकी दो सिफारिशें हैं। एक C1, एक C2। C2 बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। वो कॉस्ट असलियत में नहीं होती, एक प्रजम्पशन होती है कि ये कॉस्ट है। जैसे घर के 4 आदमी हैं, वो भी खेत में काम करते हैं, उनकी लेबर क्या होगी, उसको इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं। आपके पास ज़मीन है, लेकिन ओनर हैं आप, किराया नहीं दे रहे, पर फिर भी उसका रेंट कुछ तो मार्केट में होगा, उसको इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं। C2 में उन्होंने इम्प्यूटेड कॉस्ट ली है। अब इम्प्यूटेड कॉस्ट हमारे इंडिया में व्यवहारिक नहीं हो सकती। जैसे एक दुकान है, आप दुकानदार को ले जाओ, अगर वो लगाएगा कि दुकान का रेंट लगाओ या उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाओ, उसको अपनी सैलरी लगाओ, और फिर उसकी कॉस्ट क्या होगी जो सामान बेचेगा। तो इम्प्यूटेड कॉस्ट एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया का हर पोर्शन में वेरिएबल है। पंजाब में कुछ है, हरियाणा में कुछ है। जैसे रेंट का एग्जांपल मैंने आपको एक आधी जगह और भी दिया है। अब हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जिंद में बासमती होती है, वहाँ रेंट 1 एकड़ का 80,000 रुपये तक चला गया, और कहीं रेंट 50,000 रुपये है। ऐसे भी इंडिया में एरिया है जहाँ रेंट है ही नहीं, कोई लेता ही नहीं रेंट पे। अपना कल्टीवेशन करोगे तो कुछ इनकम ले लो, नहीं दूसरा कोई नहीं लेता। जैसे आप बिहार में चले जाओ, यूपी का वेस्टर्न यूपी छोड़ के बाकी चले जाओ, वहाँ रेंट नहीं है। तो रेंट, इम्प्यूटेड रेंट कितना लगाया जाए, उसको यूनिफॉर्मिटी नहीं की जा सकती। अब स्वामीनाथन जी एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, और मुझे नहीं लगता कि फाइनेंस की उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए, हम व्हीट पैडी के डेफिशिएंट थे 70s में, बाहर से इंपोर्ट करते थे। आज ऐसी पोजीशन में है कि हमारे पास सरप्लस है, हम एक्सपोर्ट करते हैं चावल। तो उनका एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पर C2 जो है वो एक व्यवहारिक कंसेप्ट नहीं है। गोयल साहब, आप बार बार एक बात जो टर्म है वो बोल रहे हैं, व्यवहारिक। समझना चाहेंगे व्यवहारिक क्यों नहीं है? बेसिकली जब हम एमएसपी देने की बात करते हैं, जैसे जब ग्रीन रेवोल्यूशन है या फिर जब स्वामीनाथन जी ने सारी चीज़ों को स्टडी किया था, तो व्हीट और जो पैडी है उसको ग्रो करने की बात की थी। ठीक है, अब हम बहुत ज़्यादा सरप्लस तमाम चीज़ों को उगा रहे हैं। आज के दौर में क्यों व्यवहारिक नहीं है? वो मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज़ तो ये है कि इंसेंटिव जो दिया जाता है, MSP भी एक इंसेंटिव है। जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है उसका इंसेंटिव दो, जो सरप्लस में है उसका इंसेंटिव दोगे तो कहाँ रखोगे उसको। अब व्हीट और पैडी, पैडी एक ऐसा साइकिल आ गया कि हमें सब ज़रूरत थी, इस पर रिसर्च भी हुई, यील्ड भी बढ़ी, पर आज पैडी जो है वो डिमांड से ज़्यादा है, और बाहर भी हम भेजने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना पड़ेगा। अब इंडिया में कॉस्ट बढ़ाई जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट के भाव कुछ और होंगे, तो दोनों चीज़ें मेल नहीं खाएंगी। तो पहली चीज़ तो देने के जो लागत आएगी, सारी चीज़ें जो सरप्लस है उसको भी खरीद लें। ये चीज़ हो गया कि आपको 2 रोटी नहीं 4 रोटी खानी पड़ेंगी, 4 की फिर 8 खानी पड़ेंगी, कितनी खाओगे आप। तो इंसेंटिव उस चीज़ का देना चाहिए जिसकी हमें कमी है। जैसे पल्सीज हैं, दालें हम बाहर से मंगानी पड़ जाती हैं, एडिबल ऑयल बाहर से मंगाती हैं, इसकी MSP डिक्लेयर करो। हो सकता है MSP से ज़्यादा भी दे दो, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है, और डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा इससे। तो MSP को कांस्टेंट बनाना भी बहुत बड़ा गलत है। हमने इसको कांस्टेंट बना लिया। पहले पंजाब एक ऐसा स्टेट था, इसने व्हीट प्रोड्यूसिंग किया, पूरे देश को खिलाया है। आज वही डेफिशिएंसी बन गई। आज ऐसा कोई स्टेट ही नहीं है जहाँ व्हीट की डिमांड है। इवन हिमाचल जैसे भी खरीद प्रोक्योरमेंट होती है। तो अब पंजाब का व्हीट को कहाँ छिपाएं। तो इस तरह से ये जो इंसेंटिव वाली बात है, कभी आज इंसेंटिव किस चीज़ की डिमांड है उसी को इंसेंटिव देना चाहिए। कांस्टेंट इंसेंटिव नहीं चल सकता, वो इसलिए व्यवहारिक नहीं। अच्छा गोयल साहब, एक और बात, सरकार ने जो पेशकश की है कि 3 दालों पर वो एमएसपी देने के लिए तैयार है,
इसको कितना वायबल मानते हैं? किसानों के लिए कितना फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है? क्या है ये? घाटे वाली बात ये है कि ये तो ठीक है कि हम वही मैंने बताया था कि पल्सेस की भी कमी है, एडिबल ऑयल की भी कमी है। इसको इंसेंटिव दो तरह से दिया जा सकता है। आज के दिन हो सकता है एमएसपी हो, एमएसपी से ज़्यादा पे भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। दूसरा, जिस चीज़ की कमी है उस पर भी सरकार ने रिसर्च ज़्यादा करनी चाहिए। जैसे व्हीट के ऊपर रिसर्च की, इसकी यील्ड आज से 30 साल पहले जाओगे तो यील्ड तीन गुना हमारी बढ़ चुकी है। पर हर एरिया में बराबर यील्ड नहीं है। एमपी में पंजाब से 1/3 यील्ड है। तो हमारी जो लैंड और यील्ड वो भी वेरी करती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो जहाँ तक पल्सेज की बात है, जिस चीज़ की कमी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसका बेनिफिट हो जाएगा कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बच जाएगा और हमारे जमींदार भाइयों को बेनिफिट हो जाएगा। तो आज जो हम बेनिफिट देंगे, हो सकता है यील्ड कम हो तो उसका प्राइस बढ़ाया जा सकता है, एमएसपी से भी ज़्यादा दिया जा सकता है। और जब यील्ड बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे हम उसको एमएसपी पे ला सकते हैं। तो सिर्फ एमएसपी पे ही कॉन्ट्रैक्ट करना, यहाँ भी गवर्नमेंट को इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाइबिलिटी नहीं बन पाएगी। अब 10 क्विंटल की है, यहाँ पैडी हो जाती है 40 क्विंटल। अब उसका एमएसपी देते हैं, वो भाव 1 एकड़ में 50,000 रुपये बच गए, 70,000 रुपये बच गए। हो सकता है इतने पैसे पल्सेज में और दालों में ना बचे। तो एमएसपी तो डिक्लेयर कर दो, पर कॉन्ट्रैक्ट जो है थोड़ा सा ऊपर जाके भी कर लेना चाहिए ताकि थोड़ा कंपनसेट हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक और बात गोयल साहब, अगर हम बजट की बात करें, कितना अतिरिक्त भार, मान लो फिलहाल जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन तनाव बना हुआ है, सरकार दबाव में आकर किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार हो जाती है। 5 फसलों पे देने के लिए तो पहली पेशकश की गई है, 7 से 10 फसलों पे हो जाती है। कितना अतिरिक्त बोझ? मैं आपको पूरा बजट बता देता हूँ। इंडिया का जो बजट है वो 45-40 लाख रुपए है। 30-31 लाख रुपए का हमारे पास टैक्स आता है। 14-15 लाख रुपए का हम लोन लेते हैं और लोन से काम चलाते हैं। तो 31 लाख रुपए में से सब्सिडी कितनी दी जा सकती है? 10% लगा लो, 15% लगा लो, 20% लगा लो। तो हम जो है बर्डन इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते। वो अब माइंड जो, अब एक चीज़ आप मानिए, जिस चीज़ की सरप्लस है उसका एमएसपी मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। एमएसपी चाहे ज़्यादा दे दो, उसी चीज़ का होना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। अब हमने एक पॉलिटिकल प्रेशर लगाओ, कुछ भी लगाओ, हम उन फसलों की भी एमएसपी देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब वो इंसेंटिव है कि डिसइंसेंटिव है? पंजाब में क्या पोजीशन है? 600 फुट पे पानी चला गया, 700 पे चला गया, 1000 फुट पे जाएगा तो ये रेगिस्तान हो जाएगा। अब पैडी को डाइवर्सिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। और 1 किलो चावल जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कम से कम 3000 से 5000 लीटर पानी का एक्सपोर्ट करते हैं। तो बाहर वाले तो खरीद लेंगे, जहाँ पानी नहीं है। अब अरबियन कंट्रीज में पानी नहीं है, वो तो बाहर से ही मंगाएंगे। तो इसलिए इसको पैडी वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 साल 10 साल चल जाएंगे, इसका लॉस तो पंजाब में ही होगा। बार बार जब किसानों के पास इस बात को रखा जा रहा है, खासतौर पे पंजाब और हरियाणा, जब ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, उस समय ठीक है, हमने गेहूं है, पैडी है, चावल है, खूब उगाया, ठीक है, अब सरप्लस भी होना शुरू हो गया। लेकिन क्यों किसान है वो चेंज नहीं करना चाह रहे? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, क्यों नहीं करना चाह रहे, जबकि इतना इंसेंटिव्स है, तमाम तरह से लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है किसानों को? पिछले 5-10 साल से गलत इंसेंटिव दिए गए व्हीट और पैडी को एमएसपी बढ़ा के। अब उससे इनकी इनकम बढ़ गई। अब उनसे उस इनकम को कंपनसेट करने के लिए तभी सब्स्टिट्यूशन होगा ना, जब इनकम को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर 1 एकड़ में 60,000 रुपये बचते हैं तो 60,000 दूसरी किस फसल में बचेंगे? अब या तो कंपनसेट करो। अब जो गलती की है सरकार ने उसका भुगतना पड़ेगा। पैसे देने के लिए नहीं है, सारी फसलें सरकार खरीदेगी तो उसके पास वेयर हाउसिंग नहीं है। तो इस सिस्टम में दोनों पोजीशन से व्यवहारिक बन के हो सकता है कि एमएसपी से भी ज़्यादा, मैं तो यही कहूँगा कि एमएसपी से भी ज़्यादा दाल का देना चाहिए, एडिबल ऑयल का देना चाहिए, इवन कॉटन का भी दे देना चाहिए। अच्छा, एक और बात सर, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी करें, ठीक है, एमएसपी दे भी देते हैं, क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम वेयर हाउस के तौर पर तमाम चीज़ों को स्टोर कर सके? पहली बात तो एमएसपी देने की पोजीशन में सरकार है ही नहीं। मैंने बताया 31 लाख करोड़ रुपए में से क्या देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वेयर हाउसिंग बनाने में कितना टाइम लगेगा?
5 साल 10 साल तब तक कहाँ स्टोर करेंगे इसको। अगर हम ओपन में स्टोर करेंगे तो वो खराब हो जाएगी, यानी पैसे लगा के और जीरो करने वाली बात है। तो जो चीज़ लागत ज़्यादा लगेगी कम लगेगी, पहले चीज़ तो यह है कि आप मार्केट में जाके क्या चीज़ खरीदोगे, जो आपको ज़रूरत है वही खरीदोगे। अब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको क्यों खरीदोगे। अब पैडी और व्हीट एक ऐसी चीज़ है, इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी पहले ज़रूरत थी। पहले इंसेंटिव दिया वो ठीक बात है, आज इंसेंटिव दूसरी फसल को देंगे, एमएसपी उनकी बढ़ा के दे दो या एमएसपी से कम दे के कॉन्ट्रैक्ट और ज़्यादा भाव दे दो। लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसका एमएसपी उसको गारंटी कैसे दी जा सकती है कि हम सारा खरीद लेंगे इसको। अब तो 7% लोगों से खरीदा जाता है व्हीट और पैडी भी, और उसमें कौन आते हैं, पंजाब के आगे, हरियाणा के आगे, वेस्टर्न यूपी के आगे, बाकी तो पूरे देश में कहीं भी एमएसपी नहीं दी जाती। ना मंडी सिस्टम है, ना वेयर हाउसिंग सिस्टम है। अब वो 93% किसान काम चला रहे हैं, या इंसेंटिव दे के इन लोगों की इल्ड बढ़ी है और इनकी इनकम भी बढ़ी है, तो उस इनकम को कल को नुकसान इनको ही होगा। जब पानी नहीं रहेगा तो पैडी कहाँ से आएगी। लेकिन वो 5 साल 10 साल के बाद अभी भी नज़र आता है, पंजाब कभी 90 में पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट होती थी, आज 7वें नंबर पे है। तो ये इसका ही असर है कि इस सर्कल को नहीं बदल पा रहे हम। अब सर्कल को ना बदलने से विशेष सर्कल है, इसका नुकसान भी आने वाले दिनों में नहीं, अभी भी उठा रहे हैं। ठीक है, ये अभी भी उठा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर अगर हम बात करें, इनका कहना है कि व्यवहारिक तौर पर एमएसपी तमाम फसलों पे देना है वो व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर या दबाव में दे दें तो अलग बात है, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बात करें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और जिन चीज़ों की यील्ड कम है उन यील्ड को बढ़ाने के लिए उन फसलों को उस पर अगर एमएसपी दी जाए तो उसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़।